आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर से लेके जजमेंट तक। तो स्टार्टिंग में आता है एफआईआर, और एफआईआर 154 ये है कॉग्निजेबल जो केसेस होते हैं उनके लिए होती है एफआईआर। जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस जो सुने जा सकें, सुनने वाले जुराइम। जिन कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, कोई ऐसा क्राइम हुआ है जो सुनने जैसा है, तो एफआईआर उसकी लॉन्च होती है 154 सेक्शन के तहत। और ये दो किस्म होते हैं इसके, टू टाइप्स। एक तो पुलिस को लगता है कि ये गलत हुआ है, ये क्राइम हुआ है, वो खुद भी जो है एफआईआर दर्ज करती है किसी के खिलाफ कि इसने ये ऑफेंस किया है। दूसरा जो होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। कोई भी जाके पुलिस स्टेशन में जाके इंफॉर्मेशन देता है कि ये यहाँ पर ऐसे हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है, कोई भी जाके इंफॉर्मेशन देता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर वो मर्जी है उस बंदे की, वो एफआईआर लॉन्च करवाए, नहीं तो पुलिस को इन या वो एफआईआर लॉन्च करनी होती है। उसके अलावा कोई भी किसी के साथ भी कहीं ऐसा होता है कि उसके साथ रॉबरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, या कोई भी ऐसा क्राइम, या उसे कोई मारता है पीटता है, तो उसकी कंप्लेन जाके थाने में रजिस्टर करवाता है, जिसे कहते हैं एफआईआर 154 सेक्शन के तहत। उसके बाद एनसी, ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ऐसे जो छोटे मोटे होते हैं केसेस, उनको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस। इसकी जो लफ्जी माना है वो है ना सुनने वाले केसेस, मतलब सुने फिर भी जाते हैं ये। इनकी लफ्जी माना है कॉग्निजेबल केसेस, ऐसे केसेस जो सुने और उसे सुना जाए 154। 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ऐसे केसेस जो ना सुनने वाले केसेस, मतलब ना सुनने वाले केसेस हैं फिर भी सुने जाते हैं। फ़र्क ये होता है कि जो एफआईआर है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, ये पुलिस के पावर से। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन की। तो ये फ़र्क है। एफआईआर में पुलिस पावर है कि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन इनसे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उसे परमिशन लेनी पड़ती है मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। और उसके अलावा नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ऐसे केसेस छोटे छोटे हों, किसी को किसी ने धमकी दे दी, किसी या ऐसा ही कुछ, किसी का डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं मिसप्लेस हो जाते हैं, इन या आईडी कार्ड जो शनाख्ती कार्ड होता है वो, या ऐसे ऐसे जो होते हैं उनके लिए जो एनसी होती है और जो दर्ज की जाती है 155 में। तो जिस बंदे पर भी एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहले नंबर पर वो एबीए 498 के तहत वो एबीए अपनी बेल करवा सकता है। उसके बाद ऑप्शन होता है हाई कोर्ट में जाके 561 ए के तहत क्वाश एफआईआर एनी स्टेज ऑफ केस। तो उसे जब भी पता चलता है कि मुझ पे एफआईआर लॉन्च हो चुकी है तो बेल लेके उसके बाद वो हाई कोर्ट से जाके अपनी एफआईआर क्वाश मीन्स के रद्द करवा सकता है, ख़त्म, कि ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया ये झूठा है, मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, मैं तो फॉरेन में था या किसी कंट्री में था, या तो मैं किसी और शहर में था, तो ये बेबुनियाद मुझ पे केस फाइल किया गया है, मुझ पे बेबुनियाद केस जो है वो थोपा गया है। तो किसी भी स्टेज पे है केस, जा अगर उसे पता नहीं है कहाँ, जब भी उसे पता चलता है केस किसी भी स्टेज पे हो, 561 के तहत वो क्वाश करवा सकता है हाई कोर्ट से। उसके बाद जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑल ऑफ पहले नंबर पे आती है 156, जो ऑल क्राइम्स जितने भी होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन इसमें होती है। उसके अलावा
सेकंड नंबर पर 156A, इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है 295 CPPC के तहत, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर इन्वेस्टिगेशन होती है 156B, जिना उसकी। और इन दोनों इन्वेस्टिगेशंस में 156A और 156B में, इन दोनों में जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो SP रैंक का ऑफिसर करेगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बाइक या कार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है, तो उस पर भी वो FIR में दर्ज होती है कि ये कार, ये बाइक हमें वहाँ पर मिली थी, इसमें जो है मुजरिम जुर्म करके भाग रहा था, तो उस पर भी FIR हो जाती है, कार पर भी या बाइक पर भी। तो उसे रिलीज़ कराने के लिए 516 की एप्लीकेशन दी जाती है इन पेंडिंग ट्रायल। अगर ट्रायल चल रहा होता है, ड्यूरिंग ट्रायल, अगर ट्रायल ख़त्म हो जाता है, केस ख़त्म हो जाता है, तो 517 की एप्लीकेशन दे के वो रिलीज़ करवा सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशंस होती हैं कार या बाइक को रिलीज़ कराने के लिए, अगर उन पर FIR लॉन्च हो चुकी होती है, FIR में वो नामजद होते हैं, बाइक या कार। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो नहीं मिलता जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो उसे 87 के तहत एब्सकॉन्डर भगोड़ा डिक्लेयर करार दिया जाता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो उसके अपने नाम पर होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी जो सिंगल होती है, सिर्फ उसके नाम पर होती है, अपने नाम पर ही होती है, तो वो अटैच की जाती है 88 के तहत, जिसमें सिर्फ वो ही मालिक हो अकेला, तो उसकी प्रॉपर्टी वो वाली अटैच की जाएगी। उसके बाद वो 89 में खुद जब आएगा अपनी बेल करवाएगा और कहेगा कि मैं कोर्ट को फेस कर रहा हूँ, या अपनी जो है कस्टडी करवा देता है अपने आप को, तो उसके बाद वो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा 89 के तहत, अब मेरी प्रॉपर्टी रिलीज़ की जाए। तो वो रिस्टोरेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोरेशन की जाएगी, पुलिस की जो उस पर अटैच की गई है कोर्ट की तरफ से, उसे रिस्टोर किया जाएगा 89 के तहत। उसके बाद आ जाता है 157, हाउ टू मेक रिपोर्ट बनाते कैसे, उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि FIR के लास्ट में लिखा जाता है, पुलिस वाले लिखते हैं 157 के तहत हमने ये FIR DSP SP जहाँ जहाँ पर भी जमा करवानी होती है, मजिस्ट्रेट को जमा करवानी होती है, जहाँ भी जमा करवानी होती है, वो उसमें लास्ट में लिखा होता है 157 के तहत हमने ये रिपोर्ट्स जो थी वो वहाँ पर जमा की। तो ये FIR के बारे में, तो FIR जो है वो कैसे बनाई जाती है। उसके बाद 158, हाउ टू सबमिट इट, वो फिर सबमिट कैसे करवानी है, वो ये बता रहा है 157 के बनानी कैसे है। 158 CRPC समझा रहा है कि सबमिट कैसे करवानी है पुलिस वालों को। 159 में मजिस्ट्रेट को पावर है, उस जितने भी पावर है 159 में मजिस्ट्रेट को दिए गए, वो जहाँ पर भी चाहे इन्वेस्टिगेशन को होल्ड कर सकता है, जहाँ पर भी चाहे, जिस स्टेज पर केस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन को होल्ड कर सकता है। उसके बाद खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट को बेहतर लगे वैसे कर सकता है 159 की तरह। उसके बाद 160, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। उसके बाद 161, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। पहले तो 160 के तहत 160 CRPC के तहत अटेंडेंस ली जाती है विटनेसेस की। वो विटनेसेस जो बयान देते हैं 161 के तहत पुलिस को, वो उसका बयान होता है 161 में। जो भी इन्वेस्टिगेशन में जितने भी बयान वगैरह होंगे 161 के तहत होंगे, लेकिन उनकी अटेंडेंस जो होगी वो 160 के तहत ली जाएगी, पुलिस वाले ही लेंगे अटेंडेंस। 162 के तहत स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट बी साइन। अगर वो स्टेटमेंट जो 161 की है वो सिग्नेचर नहीं भी तो भी मजिस्ट्रेट को वो एक्सेप्ट करनी है, उससे इनकार नहीं कर सकता कि ये सिग्नेचर इस पर नहीं है 161 के बयान पर, यहाँ कुछ वैसा है
तो सिग्नेचर अगर रहती है या रह गई है या ऐसा कुछ भी मसला है या ऐसा और कोई डॉक्यूमेंट्स जो स्टेटमेंट वगैरह ली गई है वहाँ पे, तो 162 के तहत मजिस्ट्रेट को लेनी है। उसके अलावा ऐसा होता है कि अगवा की एफआईआर हो जाती है। एफआईआर के 6 महीने के बाद जो है ऐसा होता है कि वो बंदा रिकवर हो जाता है, तो उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में होती है 162 के तहत जो रह जाते हैं बयान वगैरह, तो वो भी 162 के तहत उसमें लिखे जाते हैं। 162 के तहत फर्दर स्टेटमेंट जो रह गई 161 में, वो जो स्टार्टिंग में, उसके बाद जो रह चुकी है वो 162 के तहत बयान लिए जाएंगे, क्योंकि 161 और एफआईआर वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में चालान की सूरत में सबमिट हो चुके हैं। तो उसके बाद जो ऐसी कोई स्टेटमेंट वगैरह वो सामने आ जाती है तो वो 162 के तहत रिकॉर्ड की जाएगी। 162 में 163 के तहत जो है कोई भी पुलिस वाला जिसे वो पकड़ कर आया है उससे कोई भी ऑफर नहीं दे सकता कि भाई तुम ये ऐसा करो कि तुम ये बयान दो, तुम्हें हम आगे चल के तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करेंगे, तुम ये बयान दो, तुम्हारा हम अच्छा चाहते हैं। ऐसा कोई भी कुछ भी कोई भी ऑफर जो है पुलिस वाला नहीं दे सकता किसी भी बंदे को जो वो पकड़ के आया है, उस पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। असल में वो ऐसा होता है 164 का बयान जब मजिस्ट्रेट के पास दर्ज होता है उनका, तो उन्हें ऑफर करते हैं पुलिस वाले ये कहना ये कहना, तो ऐसा कुछ भी अगर कोई करता है तो 163 का कंटेम्प्ट करेगा। उसके बाद 164 पावर टू रिकॉर्ड कन्फेशन इन स्टेटमेंट। मजिस्ट्रेट को पावर है ये कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। जब भी होता है ऐसा ही होता है 164 का, जब भी कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए पुलिस वाले लेके आते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम ये कहना वो कहना, ऐसी कोई आगे चल के तुम्हारे साथ अच्छा होगा ये होगा। तो इसके लिए 164 के बयान से पहले ही उसे 163 में रोका गया है पुलिस वालों को। ऐसा नहीं करना, आप लोगों को पुलिस वालों को कोई भी ऑफर नहीं देनी कि ये करो वो करो, जैसा उसकी मर्जी वैसा कन्फेशन रिकॉर्ड करवाए, जैसी उसकी मर्जी वैसी स्टेटमेंट दे सकता है, आप उसे ऑफर नहीं कर सकते। 155 और 156 के तहत पुलिस सर्च कर सकती है। अगर उसे किसी मखसूस जगह पर सर्च करनी हो, जैसे मस्जिद मंदिर या किसी का घर, किसी की प्राइवेसी में दाखिल होकर वहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, तो उन्हें इन रिटन में सर्च वारंट होना चाहिए, वो भी सीशन ऑफ कोर्ट, सीशन जज का। उसे सीशन जज का इन रिटन में जो है वो सर्च वारंट होना चाहिए। उसके बाद वो दाखिल होकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी मखसूस प्लेस के लिए। उसके बाद आता है 167 इन्वेस्टिगेशन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटों के तहत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फर्दर टाइम भी ले सकते हैं। उसमें फिजिकल रिमांड, अगर कोई उस मुजरिम उसमें पकड़ा भी गया है तो उसका भी फिजिकल रिमांड इसी में ही लेंगे 167 में। इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, एक तो दिन वो हो गया एफआईआर वाला 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद 15 डेज होते हैं जिसमें एफआईआर वाला दिन काट के फिर बचते हैं 14 डेज। तो 14 डेज की जो है इन्वेस्टिगेशन का टाइम 3 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, ऐसे वक्फे से ले सकते हैं वो, लेकिन इकट्ठे नहीं ले सकते। इकट्ठे तब लेंगे जब कोई दहशतगर्दी वाला सेक्शन होगा तो उसमें फिर इकट्ठे ले सकते हैं। रिपोर्ट बाय सबऑर्डिनेटर 168 के तहत जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकर्रर किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ये ऑफिसर करेगा, वो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो 168 के तहत वक्फे से जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जितनी होती जाएगी वो एसएचओ को बताता जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक हुई है, यहाँ तक हुई है। पुलिस थाने को, पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन वालों को खबर होनी चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक कंप्लीट हुई है, यहाँ तक हुई है, ये उन्हें इन्फॉर्म करता जाएगा। 169
रिलीज अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, ये पावर है आईओपी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 169 वाली। जहाँ पर भी उसे लगे कि हमें जहाँ पर भी उसे लगता है कि उसने किसी ऐसे बंदे को पकड़ा हुआ है जिसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, वो आगे चल के साबित नहीं होगा, तो उसे रिलीज कर सकता है 169 के तहत, क्योंकि उस पर कोई सबूत नहीं बनता, तो उसे रिलीज कर सकता है। 170 के तहत बताया गया केस सेंट मजिस्ट्रेट, अगर केस कंप्लीट हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, आगे कुछ बचा नहीं, तो 170 के तहत पुलिस वाले मजिस्ट्रेट को केस जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो उसे ये बताया गया है अपने पास रखो नहीं, 170 के तहत अगर केस कंप्लीट हो चुका है तो उसे मजिस्ट्रेट की तरफ सेंड कर दो। उसके बाद 171 कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो होते हैं, 171 के तहत उन्हें रोका गया है कि वो जब पुलिस मुल्जिम को लेकर आए कोर्ट, तो उसे जो है ना कंप्लेनेंट और विटनेसेस को जो है उनके साथ नहीं आना चाहिए, और पुलिस उन्हें कंपनी नहीं दे सकती कि कंप्लेनेंट्स भी तुम भी साथ चलो, विटनेसेस तुम भी साथ चलो, कोर्ट चल रहे हैं तो साथ साथ मुल्जिम भी चल रहा है, मुल्जिम पुलिस की गाड़ी में और वो दूसरे कंप्लेनेंट अपनी गाड़ी विटनेसेस साथ आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 171 की तहत पुलिस वाले उन्हें कंपनी नहीं दे सकते, कंप्लेनेंट और विटनेसेस को। और 172 के तहत डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग की होती है, वो जब भी चाहे कोर्ट उसे तलब कर सकती है, उसे मंगवा सकती है 172 के तहत। 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, 173 में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी, वो इसमें चालान हो गया जिसे कहते हैं चालान सबमिटेड इन कोर्ट, 173 के तहत होता है, जिसमें एफआईआर होती है, 161 के बयान होते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स और केस जो होता है वो सारा फाइल वो सबमिट होती है कोर्ट में, जैसे 173 के तहत। उसके बाद कोर्ट से ट्रायल शुरू होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट ट्रायल को। 173 में चालान सबमिट हो गया, उसके बाद ट्रायल चलता है। तो पहले हम ट्रायल देखेंगे मजिस्ट्रेट वाले को, उसके बाद सेशन ट्रायल। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू होता है 241 से लेके 250 तक। 241 में पहले स्टार्टिंग में कॉपी सप्लाई होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पुलिस वालों ने उन पर केस बनाया हुआ है जिस पर भी, तो उसे 241 के तहत कॉपीज दी जाती हैं कि ये तुम पर केस थोपा गया या तुम पर लगाया गया या तुम पर दर्ज किया गया है, कुछ भी जिस तरह भी हुआ है, तो वो कॉपी सप्लाई उसकी की जाती है मुजरिम को, मुल्जिम को, क्योंकि साबित होने के बाद वो मुजरिम होगा, पहले वो मुल्जिम होता है। उसके बाद 242 के तहत चार्ज फ्रेमिंग होती है, यानी केस पक्का हो गया है, अब तुम्हारा केस चलेगा आगे। तो ये स्टेज है, जैसे 241, 242 ये स्टेजेस हैं, ऐसे और भी स्टेजेस हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, ऐसे सिविल के भी होते हैं। केस चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद ऑप्शंस होते हैं प्लीड गिल्टी, नॉट प्लीड गिल्टी। तो उसके पास अगर वो प्लीड गिल्टी कर देता है कि वो इकरार जुर्म कर देता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो वो 243 में प्लीड गिल्टी करेगा। अगर वो इकरार जुर्म नहीं करता, कि कहता है कि नहीं मेरे पास गवाह हैं और मैंने, वो उसकी मर्जी है गवाह पेश करे ना करे, पहले तो जिम्मेदारी होती है प्रोसिक्यूशन की उसे गुनहगार साबित करे, उसे ज़रूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी अगर करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। ओन एविडेंस में वहाँ पर था ही नहीं, तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओन एविडेंस रिकॉर्ड में जो करवा सकता है 340 के तहत, कि ये मेरे डॉक्यूमेंट में वहाँ था ही नहीं, जहाँ पर क्राइम हुआ है उस वक्त मैं कहीं और था। उसके अलावा 505 में जहाँ पर ये था वहाँ के विटनेसेस वगैरह वो पेश कर सकता है। अदर कोई उसके हक में गवाही देना चाहे तो 505 में दे सकता है, और 340 में वो अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा बेगुनाही का पेश कर सकता है। उसके बाद एविडेंस चलेगी। एविडेंस प्रोसिक्यूटर चलाता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलाएगी, जिसमें जज चाहे तो कन्विक्ट कर सकता है 245 के तहत उसे, मुल्जिम को,
क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो चलाएगी 364 में एविडेंस चलाएगी, उसके बाद जज देखेगा 245 में उसे कन्विक्ट सज़ा भी दे सकता है और 249 के तहत उसे एक्यूटेड भी कर सकता है। और 249A के तहत हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वकील एप्लीकेशन फाइल करता है। 249A के तहत एप्लीकेशन फाइल करता है वकील, जो उसका वकील होगा मुलजिम का वो फाइल करेगा 249A के तहत एप्लीकेशन। नहीं तो 249 में जज को भी पावर है कि वो भी एक्यूट कर सकता है, उसे देख रहा होता है कि वो बेकसूर है तो उसे 249 के तहत एक्यूटेड कर सकता है। असल में ऐसा होता है कि किसी बंदे के पर दो केसेस होते हैं, मेन केस से वो बरी हो जाता है लेकिन वो दूसरा केस चल रहा होता है, उसमें जो उसके शाहिद वगैरह जो उसके खिलाफ होते हैं वो आते नहीं हैं, तो 249A के तहत एप्लीकेशन दे के केस ख़त्म करवाया जा सकता है। नहीं तो 249A के तहत 249 में सिर्फ मजिस्ट्रेट को भी वो पावर है कि केस ख़त्म करके उसे आज़ाद कर सकती है। और एविडेंस हो जाने के बाद, जब एविडेंस चल जाती है तो उसके बाद जज मुल्ज़िम को बुलाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, तुम क्या क्या कहना चाहते हो इस बारे में, क्या वाकई ये तुमने किया है? तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया। तो जज उसे कहता है फिर क्यों इन लोगों ने तुम पर इल्ज़ाम ये लगाया है? तो वो जो भी स्टेटमेंट देगा उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड 342 के तहत। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं स्टेटमेंट हो जाने के बाद, जो वकील करता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद कोर्ट की तरफ से जजमेंट दी जाती है। 366 से लेकर 377 तक के सेक्शंस, इनके तहत जजमेंट्स दी जाती हैं। तो जजमेंट आ जाने के बाद या तो उसे आज़ाद किया जाता है या तो उसे सज़ा सुनाई जाती है, कन्विक्ट या तो अक्यूटल। अगर उसे कन्विक्ट किया जाता है, सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी अपील की जाएगी सेशन कोर्ट में, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल की जो अपील होती है वो सेशन में की जाती है। 408 के तहत वो अपील की जाएगी सेशन कोर्ट में। उसके बाद हम आ जाते हैं अभी सेशन ट्रायल की तरफ। अभी हम आ जाते हैं, चालान सबमिट हो गया, उसके बाद सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट ट्रायल। तो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका जो ट्रायल है 265A से लेके 265N तक चलेगा। 265C उसके तहत पहले मजिस्ट्रेट की तरह है, उसका सेक्शन दूसरा था, इसका सेक्शन दूसरा है। ये कॉपी सप्लाई है, कॉपी सप्लाई जो होगी वो होगी 265C के तहत सेशन कोर्ट में। तो इसकी जो कॉपी सप्लाई होगी वो 265C के तहत 265D इसके तहत चार्ज फ्रेम होगी। चार्ज फ्रेम जो होता है केस का, जिसे कहते हैं केस पक्का होना, कि अब भाई तुम्हारा केस पक्का हो चुका है, उसे मुल्ज़िम को बताया जाता है कि तुम्हारा केस, अभी तुम केस चलाओ अपना। क्योंकि उससे पहले उसे 265C के तहत कॉपी सप्लाई मीन्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उसके खिलाफ FIR थी, 161 के तहत बयान थे, वो सारे उसे दिए जाते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, तो उसे कोई कास्ट नहीं ली जाती मुल्ज़िम से, उसे फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ये गवाहों के बयान हैं, वो सारे 265C में उसे दिए गए। उसके बाद उसे बताया गया अब तुम्हारा केस चलेगा, तुम्हारा केस पक्का हो गया है, चार्ज फ्रेम कन्फर्म हो गया है, तो अभी चलेगा। तो 265D के तहत उसे बताया जाता है। और 265E के तहत वो मुल्ज़िम जो होता है प्लीड गिल्टी, अपना जुर्म कबूल करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, वो करेगा 265E के तहत। और वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता, नॉट प्लीड गिल्टी, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकता है कि मैं वहाँ पर था ही नहीं। तो 340 के तहत अपनी शाहिदी, अपनी गवाही जो है वो दे सकता है कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। 340 के तहत मैं कहीं और था, आउट ऑफ सिटी था, आउट ऑफ कंट्री था, जहाँ पर भी था वो अपना
ओन एविडेंस जमा करवा सकता है 340 के तहत, और जहाँ पर वो था तो वहाँ पर वहाँ के लोग पेश कर सकता है गवाही के तौर पर 505 के तहत। उनके 505 के तहत अदर विटनेसेस जो होते हैं मुल्जिम की तरफ से वो लाए जाते हैं। तो अगर वो उसकी मर्ज़ी है, वो गवाह अपने पेश करता है, अपनी गवाही देता है, नहीं देता, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है, नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है। पहले तो ये होता है कि अगर नहीं भी करता तो भी वो प्रोसिक्यूटर की ज़िम्मेदारी होती है कि प्रोसिक्यूशन की कि उसे गुनहगार साबित करें। तो वो पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो कर देते हैं उसे, उसके बाद भी वो पेश कर सकता है। तो पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि इसे, तो वो 353 से लेके 365 तक प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस चलाती है अपना। प्रोसिक्यूशन मींस सरकारी वकील होता है वो, जो पुलिस की तरफ से होता है। पुलिस डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन को जाके देती है। तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि बंदे को, जो मुल्जिम है, उसको गुनहगार साबित करना। और अगर ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन अपने गवाह नहीं चलाती, केस को आगे प्रोसीड ही नहीं करती, तो 365 के 365 के तहत एडवोकेट जो होता है मुल्जिम का, वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बिना पर भी जज उसे आज़ाद कर सकता है मुल्जिम को। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होती है 265 जे के तहत। स्टेटमेंट वो होती है जैसे कि एविडेंस चल गया, उसके बाद जज उसे पूछता है कि क्या तुमने वाकई ये जुर्म किया था, तो वो कहता है कि नहीं। तो वो जज उसे कहता है तो फिर इनकी क्या दुश्मनी दी तुमसे, जो तुम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये क्राइम तुमने किया, या तुम इसमें मुलविस हो, या ऐसा कुछ ये कह रहे हैं पुलिस वाले, या एविडेंस चला रहे हैं। फाइनल एविडेंस चल जाने के बाद जज उसे पूछता है, तो वो जो बयान देगा मुल्जिम के मेरे साथ इन्होंने ये क्यों किया, या जो कुछ भी, वो सारा कुछ स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होती है, वो 265 जे के तहत रिकॉर्ड की जाती है। और स्टेटमेंट हो जाने के बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो मुल्जिम का वकील करता है। उसके बाद जज अपनी जजमेंट सुनाता है। 366 से लेके 373 तक के सेक्शंस जजमेंट में आते हैं। तो इन सेक्शंस के तहत वो अपनी जजमेंट बताता है। उसके बाद जजमेंट में क्या होता है, और उसे कन्विक्ट सज़ा दी जाती है, तो वो उसकी अपील जो होगी 410 सेक्शन के तहत अपील की जाती है हाई कोर्ट में। और उसके साथ साथ उसकी बेल भी फाइल की जाएगी 426 के तहत, क्योंकि उसे सज़ा आ चुकी है। जितनी भी सज़ा होगी तो उस सज़ा कन्विक्शन हो गई है, उसे कन्विक्ट हो गया है, सज़ा याफ्ता, तो उसके लिए जो बेल होगी, ट्रायल के बाद उसे सज़ा दी गई है, उसकी बेल होगी 426 के तहत हाई कोर्ट में। अपील भी की जाएगी और उसके साथ साथ बेल, अपील होगी उसकी 410 में, और उसकी बेल फाइल की जाएगी 426 में, अगर उसे सज़ा दी गई है तो। और अगर उसे आज़ाद किया गया है तो उसका जो कंप्लेनेंट होगा, जो केस में कंप्लेनेंट था, वो या जो होता है कंप्लेनेंट साइड, कोई भी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में कि ये सेशन से इसे आज़ाद किया गया, क्योंकि सेशन की अपील जो होगी अपील अगेंस्ट एक्यूटेड, उसे आज़ाद किया गया, उसकी अपील की कि इसे सज़ा होनी चाहिए थी। तो उसे एक्यूटेड के खिलाफ जो होती है अपील, वो की जाएगी हाई कोर्ट में 417 के तहत, 417 के तहत, 417 के तहत उसकी अपील की जाएगी। और उसकी लिमिटेड टाइम होता है 30 डेज। के तहत उसकी जो है अपील की जाएगी। तो ये था एफआईआर से लेके जजमेंट तक और उसके बाद अपील तक, सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ, जिसमें हमने मजिस्ट्रेट ट्रायल भी देखा, सेशन ट्रायल भी देखा।